हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं शेख साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम डायमंड प्रो सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, दैट मींस चैप्टर 11 लेकर के आए हैं, जो कि है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि भाई साहब, ये जो आपको सेशन मिल रहा है, इसके अंदर आपकी इस पूरे चैप्टर की बढ़िया से तैयारी, प्रिपरेशन सब हो जाएगी। बस आप सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार लगाते रहो, आपका काम हो जाएगा। टाइम कम है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो अच्छे से लगाइए, तैयार करिए, हाँ, बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, मैंने आपको एक और चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर के उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वो मेरा दूसरा चैनल है, जहां पर अब मैं जो है आपको क्लास 12 के बाद भी गाइड करूंगा। चैनल का नाम है आफ्टर 12th बाय अभिषेक सर। और अभी हो सकता है कि चैनल का नाम अपडेट ना आ रहा हो, तो कुछ और दिख रहा हो, तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वो आपके जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में बताना चाहता हूं कि पूरी कहानी क्या है, और बेसिक जो फॉर्मूले जो है वो मैं आपको कराऊंगा। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलूंगा। सबसे पहले हम 2024 और 25 के जो क्वेश्चन है ना, वो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर मतलब आज की इस वीडियो में जो बताया जा रहा है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो भाई आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसमें पूरे मार्क्स जो स्कोर करेंगे। एक और चीज जो मैं हर बार कहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि एज इट इज सेम टू सेम डिट्टो जो है क्वेश्चन छपके आ जाए। सीबीएसई में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट अगर आप आज के इस लेक्चर की तैयारी अच्छे से कर लेते हो, तो अगर नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप गारंटी से, मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। देखो, ये जो पूरा चैप्टर है ये घूम रहा है फोटोन वर्क फंक्शन के चारों ओर। देखिए, अगर आप लोग नहीं समझते वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा, मान के चलो ऊपर से कोई फोटोन आता है, फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अब इस मेटल के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। जैसे मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, है ना, इससे कम एनर्जी मिलेगी तो बाहर नहीं निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब यहां पर कुछ बेसिक फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है कि कोई भी फोटोन जो है कितनी एनर्जी लेके आता है, तो वो एनर्जी लेके आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर इसी एनर्जी को मैं वेवलेंथ के टर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं यहां पर बात करूंगा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, यहां पर बहुत ज्यादा नीड होती है, तो याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के मैक्स इज इक्वल टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने के मैक्स लिखा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात कर लूं, तो जो है ये समझिए, फॉर्मूले तो काफी इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले के आसपास ये पूरा चैप्टर घूम रहा है, इन्हीं फॉर्मूले के आसपास ये पूरा चैप्टर घूम रहा है। जरूरत पड़ जाने पर हम क्या करते हैं, और हमें जरूरत पड़ जाती है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को कभी जरूरत पड़ जाए तो ई इंटू वी लिखा जाता है। बस ये फॉर्मूले के आसपास सारा चैप्टर घूम रहा है। बाय चांस अगर कोई फॉर्मूला जो है नया निकल के आ गया, तो वो मैं आपको क्वेश्चन करवाते समय बताता ही चलूंगा। इसके बाद की कहानी मैं आपको यहां पर यह बताता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, समझना। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल्दो ये सारी बातें हमने थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ी है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें नोटिस करी गई। पहली बात ये बताई गई कि जब तक रेडिएशन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडिएशन की। अच्छा, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब ऊपर से आने वाली रेडिएशन ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि ज्यादा करंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहां पर यह है कि एक और फोटो इलेक्ट्रिक लॉ, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट मैं आपको बोलूंगा कि जो हमने गन शॉट में नोट्स दिए गए ना, आप उन नोट्स को फॉलो करना। ये तो जो है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्वेश्चन तब वहां के लिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा। अब इनका क्रॉस में कोई लेना देना नहीं है। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि इंटेंसिटी ज्यादा तो क्या ज्यादा, बोला करंट ज्यादा, तो इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से या काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। कि आपसे किसी क्वेश्चन में ये कहे कि इंटेंसिटी को घटाओगे या बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, बोला कांस्टेंट रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ ग्राफ भी पूछे जाते हैं, वो ग्राफ सबसे पहले हम बना लेंगे। तो ऐसे मान लीजिए कोई मुझसे ये कहे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाओ, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास जो है मोशन नहीं में, कोई भी इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आएगा, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। बट जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट वाला ग्राफ ऐसे बनता है। अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। इंटेंसिटी का ग्राफ 0 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी में कोई मिनिमम वैल्यू के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका जो ग्राफ है इंडिपेंडेंट वाला ग्राफ ऐसे बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इस पर बेस्ड तो काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कभी आपसे कोई कह दे कि ऊपर से मतलब बाहर से अगर जो रेडिएशन आ रही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड के पास आ रहे हैं, इनको स्टॉप करने के लिए, इनको रोकने के लिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन को कौन रोक सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल, जब इलेक्ट्रॉन को रोक कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव ही रोक पाएगा ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू, एनोड को दी गई नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्यादातर जो चीज पूछी जाएगी ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाने वाली है वो ये है, आप इसको मत भूल जाना भाई साहब, आप इसको मत भूल जाना। यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं। ऐसा मत समझना कि सर ने जो है यहां पर लिख करके दे दिया तो जो है इसका मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा या यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। नहीं, लिख के दिया है, नोट पॉइंट लगाया, स्टार लगाया। ध्यान रखो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। अच्छा, इसके बाद यहां पर ध्यान रखो, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से बोला कोई चेंज नहीं है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। ध्यान रखोगे आप इसको? हाँ सर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है यहां पर पूछा जाता है, इस ग्राफ को जो इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ का नाम क्या है? ठीक, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ जो है पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। ठीक है, ये मत समझना मैं फिर से कह रहा हूं कि सर ने ऐसे हाथ से लिख के दे दिया तो ये कोई क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, आप तो क्वेश्चन में लिखा क्या है आप तो वो समझ के चलो। क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल या एनोड पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाना है। सबसे पहले यहां पर क्या है, ये देखो क्या लिखा है, ग्राफ बिटवीन कलेक्टर पोटेंशियल। कलेक्टर मतलब एनोड का पोटेंशियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ग्राफ बिटवीन कलेक्टर पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल के लिए हमें ग्राफ बनाना है। बट यहां पे कंडीशन दे रहा है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग, फ्रीक्वेंसी अगर सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम, है ना। अच्छा, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ये हमने समझा है। एंड सेम इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम। देखो इंटेंसिटी सेम, देखो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। मेरी बात सुन ली, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। और काइनेटिक एनर्जी या जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो करंट अगर सेम बोल रहा है, इंटेंसिटी सेम तो करंट सेम, फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। तो ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाया गया हो, एनोड पोटेंशियल दिखाया गया हो।
बना देंगे, हाँ सर बना देंगे, बट कंडीशन क्या बोली है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बोला फ्रीक्वेंसी सबकी अलग होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी, बोला करंट सबका सेम, तो करंट सबका सेम इसका मतलब है कि सबका मैक्सिमम करंट सबका सेम होगा। ये देखो, ये देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सबका मैक्सिमम करंट कैसा है, सेम है, सबके लिए मैक्सिमम करंट की वैल्यू, करंट ऐसे देखा जाएगा ना, यहाँ पे चेक किया जाए, सबके लिए मैक्सिमम करंट कैसा है, सेम है, ठीक है, इसको हम सैचुरेशन करंट ही बोलते हैं, ठीक, लेकिन सबके लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे V1। अब ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव में होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, तो V01, ये V02, ये V03, ऐसे चलेगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है, यहाँ पता पड़ रहा है कि थर्ड वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, सेकंड वाले कम होगी, फर्स्ट वाले कम होगी, और यहाँ पे करंट सबके लिए मतलब इंटेंसिटी सबके लिए सेम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो सेम क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए, सेम क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि ये बताइए कलेक्टर पोटेंशियल यानी एनोड का पोटेंशियल यहां है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां है, डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी अगर डिफरेंट है तो करंट भी अलग अलग होगा, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी का सेम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट इंटेंसिटी, तो करंट सबके लिए अलग अलग, तो पहले वाले केस में करंट अलग, दूसरे पहले वाले में करंट अलग, दूसरे वाले में करंट अलग, और तीसरे केस में करंट अलग। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। यहाँ पे बता रहा है कि देखो इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा, I3 ग्रेटर देन I2, ठीक है, और सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा, सेम, तो -V0 सबके लिए, क्यों, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम बोली थी इसने। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, इसको बिल्कुल जो है स्टार लगा के चलिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको बताई दी है कि क्या होती है। अच्छा, अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। और 2024, 25, 26 में, 26 तो चलो आएगी, लेकिन 24, 25 में भी कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी आपको लाइन लगा के बता देता हूं, घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको डर लग रहा है तो भाई जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं बस उतने क्वेश्चन करके चले जाओ, बस उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। मैं फिर से कहूंगा कि पेपर में एज इट इज वर्ड टू वर्ड सेम आ जाए, वो सीबीएसई वाले कभी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आप कहोगे सर आपका पढ़ाई सब आ गया। देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि बोला फ्रीक्वेंसी डबल तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, तो आपको समझना है। लेकिन इतना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट एग्जैक्टली सेम बढ़ती है वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डबल के सबसे पहले केस 1 मान लेते हैं। लेट्स से केस 1 में अगर हम बात करूं तो फ्रीक्वेंसी h न्यू थी। भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला k मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन बन जाता है। तो देखो टोटल एनर्जी क्या है, h न्यू, टोटल एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइड हो, 2 पार्ट में, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन। केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है काइनेटिक फ्रीक्वेंसी को कर दो डबल, तो फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 2h न्यू, न्यू डबल हो गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई k डैश पता नहीं कितनी, वर्क फंक्शन तो मेटल के लिए फिक्स रहता है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब कर देंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो इक्वेशन का डिवाइड में करूंगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखिए डैश डैश, तो यहाँ पर जैसे मैं डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर क्या नोटिस करता हूँ, h न्यू से h न्यू कट गया, ये बच रहा है 1/2, ये बच रहा है k प्लस डब्ल्यू, ये बच रहा है k डैश प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k डैश प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2k प्लस 2w, ठीक है, तो ये बन रहा है k डैश इज इक्वल टू 2k प्लस w सेट पहुंच जाएगा तो 2w में से घट जाएगा, तो k डैश इज इक्वल 2k प्लस w। इसका मतलब है अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल, इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो आप यहां पर ये नोटिस करेंगे काइनेटिक एनर्जी डबल से 2k से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखो 2k में हल्का सा प्लस w जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब मोर देन डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी आंसर इज द करेक्ट, मोर देन डबल। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम या परेशानी है तो आप अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आराम से क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए क्या लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड 3 टाइम्स, बोला अगर फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो बताओ नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो भाई साहब देखिए पहले केस 1 ले लेते हैं, केस 1 में हमने ये माना कि
टोटल एनर्जी कितने बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर। तो केस 1 ये हो गया। केस 2 में फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बोला इज मेड 3 टाइम्स। तो जब फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई तो ये 3h न्यू बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी कि बदल जाएगी, बोला बदल जाएगी सर। ठीक है, आप करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर दें इक्वेशन 1/2 तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो एच न्यू बाय 3h न्यू करेंगे इज इक्वल टू में k प्लस डब्ल्यू करेंगे इज इक्वल टू में k डैश प्लस डब्ल्यू करेंगे। यहां से काटा पीटी करेंगे k प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू k डैश प्लस डब्ल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k डैश प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3k प्लस 3w। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो k डैश इज इक्वल टू 3k प्लस 2w हो जाएगा। ध्यान रखिए जरा, तो इसका मतलब क्या है कि 3k मतलब ट्रिपल, और ट्रिपल में थोड़ा सा प्लस है तो ट्रिपल से थोड़ा सा ज्यादा, तो तो क्या बोलेंगे, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन थ्राइस। ठीक है, न्यू काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन थ्राइस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इन ग्राफ को जरा बढ़िया से समझेंगे, सारा काम आपका हो जाएगा, टेंशन जरा भी मत लेना। देखो कभी भी आपसे या तो पेंट कलर में मिलता है। क्या बात चल रही है यार, इसको बंद करो। कभी भी आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको बनाना है, तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमसे एक चीज पूछ लेता है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट, बोला ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमें बताना है। तो मैं फिर से कहूंगा कि कभी ये मत सोच लेना कि सर ने सारे क्वेश्चन हाथ से लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। यही क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा तो आपको सब मिल जाएगा, आगे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हाँ सर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं ये एक्चुअल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ऑल्सो शो व्हाट डज इट्स स्लोप रिप्रेजेंट। इस तरीके से जो है कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी इंग्लिश में लिख के दे देगा और आपको बताना होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो हम बना लेते हैं। तो चलो ये हमने बनाया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखो इसमें बताया जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब इस ग्राफ को खींच दो आप पीछे। ठीक है, इस ग्राफ को हम पीछे भी ले गए। ठीक, आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम पीछे की ओर ले गए। अब ध्यान से देखिए, पीछे तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये चीज क्या है, बट आपसे कभी ये पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाए y एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी आ जाए x एक्सिस में। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E माइनस वर्क फंक्शन। तो अब मैं क्या लिखता हूं कि E को लिखता हूं h न्यू माइनस वर्क फंक्शन लिखता हूं W। अब आप यहां पर देखो कि भाई ये y एक्सिस में है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप इसको कंपेयर कर लो। भाई m जो होता है वो स्लोप बताता है। तो यहां पर आप ये देखिए कि x एक्स में फ्रीक्वेंसी, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है, स्लोप मतलब m बता रहा है प्लांक कांस्टेंट। क्या बता रहा है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है स्लोप निकालना है तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट h रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये c जो आप देख रहे हो, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे जो यहाँ पे लाइन टच हो रही है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट यानी c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे c की जगह पे लिखा हुआ है सर माइनस का w, तो माइनस का w यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा था स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने बता दिया। ठीक है, अब देखो अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो अगले क्वेश्चन में सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगला ग्राफ जो हमें मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए सबसे पहले देखो आंसर क्या है वो अलग बात है, आपको आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे जरा यहां पर देखेंगे। सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चलिए यहां पे दिखाया। अब इसके बाद जो हम इसको पीछे की साइड लेके गए, अब ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हाँ सर होता है।
काइनेटिक एनर्जी को मैंने सबसे पहले जब मैंने आज की क्लास को स्टार्ट किया तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू वी लिखते हैं। V मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। नाउ अब यहां पर देखिए जरा, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, मुझे तो y एक्सिस में सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रखूंगा और ये E को दोनों के अपॉन में भेज दूंगा, ठीक है, माइनस W बाई ई तो भाई पूरे के अपॉन में आएगा ना। तो अब आप यहाँ पर देखो ये लिखा है y एक्सिस पे, ये हो गया mx प्लस c, तो आप यहाँ पर देखिए कि x की जगह पे तो फ्रीक्वेंसी लिखा है, बिल्कुल सही है। m स्लोप की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो m की जगह पे क्या लिखा है, h बाई ई, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या लिख गया, h बाई ई लिख गया, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इंटरसेप्ट c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पे लाइन को कहां कट कर रही है, इंटरसेप्ट c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है माइनस डब्ल्यू बाई ई, तो यहाँ पे लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है, इसको माइनस डब्ल्यू बाई ई लिख देते हैं और हमारा काम जो है हो जाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने किया। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यही ग्राफ हमसे पूछ लिया जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय वेवलेंथ यानी 1 बाय लैम्डा के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड, इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब आप यहां पर देखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाय लैम्डा भी पूछा जाए तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है, और यहां पर वैसे 1 बाय लैम्डा नॉट होता है, लेकिन जो आप बस इतना ध्यान रखो कि भाई इसको पीछे तक खींच के लेके आना है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तरीके से 1 बाय लैम्डा नॉट ही आएगा, ठीक है। बट आप इसको ऐसे दिखाइए। अब देखते हैं जरा, अब कहानी क्या कहती है हमसे। सबसे पहले वी नॉट, सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, टोटल एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या चलो ऐसे टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है। अच्छा अब आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में क्या होता है, तो बोला वो होता है एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब वी नॉट को यहीं पे छोड़ दो और ई को भेज दो यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई है ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एच सी बाई ई और 1 बाय लैम्डा, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ई आ गया अपॉन में 1 बाय लैम्डा थोड़ा साइड में खिसका दिया, माइनस का डब्ल्यू बाई ई। अब ध्यान से देखो ये तो है y एक्सिस पे, ठीक है, ये है x एक्सिस पे, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बताओ जरा, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m से, तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप m इज इक्वल टू एच सी बाई ई। तो अगर स्लोप पूछे तो हम एच सी बाई ई निकाल देंगे कि भाई इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है एच सी बाई ई, ठीक है। अच्छा इंटरसेप्ट पूछे तो क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई ई, ठीक है सर ऐसे लिख देंगे। नाउ बट द पॉइंट इज कि यहां पर आपसे ये भी पूछा गया है कि हाउ इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड, बोला प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से एम ई बाय सी, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, और मेंशन कर दो कि m यहाँ पे स्लोप है और c जो है ये इंटरसेप्ट है। बताइए जरा, सॉरी c यहाँ पर जो है ये कौन सा, h के साथ जो c चिपका होता है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये अकेला वाला c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओनली इंटरसेप्ट लिखूंगा, ठीक है, भलाई इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे। अब c स्पीड ऑफ लाइट है, h प्लांक कांस्टेंट है, m जो है स्लोप है, ठीक है। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें अब आपको और किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको इनमें से कोई भी एक भी मैंने आपको सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ऐसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ग्राफ एग्जाम में दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ गिवन इन एग्जाम, क्या लिख देता हूं, ये ग्राफ एग्जाम में दिया है, ठीक, ग्राफ गिवन इन एग्जाम, ठीक है, और ये लो इस तरीके से बना के दे दिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड, इस ग्राफ से आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m एंड l। तो क्या मैंने वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है m और l के टर्म्स में, तो कैसे करेंगे सर, 2024-25 के क्वेश्चन नहीं करवा, अरे सारे करवा रहा हूं, तो क्यों घबरा रहे हो,
ठीक है, तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो v स्क्वायर मैक्स और ये फ्रीक्वेंसी, तो आप ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि v स्क्वायर मैक्स यानी कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जो है फॉर्मूला बताओ जिसमें v स्क्वायर मैक्स आ रहा हो। ये तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो k मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी फ्रीक्वेंसी टर्म में, तो टोटल एनर्जी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि इसको मैं लिख सकता हूं हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है ओनली v स्क्वायर मैक्स और 2 पहुंच जाएगा इनटू में, तो 2h न्यू माइनस 2w और m आ जाएगा अपॉन में, तो m आ गया अपॉन में। भाई सेपरेट कर दिया ना इसको, 2 को पूरे में इनटू और m का पूरे में डिवाइड। तो अब यहाँ पर देखो ये इसको मैं सीधा करके ऐसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 2h बाय m। ये m ध्यान रखना ये मास वाला m है, और अपॉन इनटू में फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2w बाय m। ध्यान से देखो कि अब यहाँ पे कहानी क्या बन रही है, कहानी यहाँ पे ये बन रही है कि ये तो y एक्सिस पे हो गया और ये हो गया मेरे पास स्लोप, स्लोप को कैपिटल M लिख देता हूं, ठीक है, और माइनस ये हो गया प्लस c। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि स्लोप क्या है, स्लोप, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2h बाय m। और आप मुझे इन जनरल बताओ कि भाई साहब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बोला स्लोप का मतलब एंगल, और एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम tan थीटा लगाते हैं। हमेशा याद रखो स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ऐसे करते हैं। तो आप यहां पर चेक करो, y एक्सिस l है और ये x एक्सिस n है, tan थीटा लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे l और n निकल के आएगा। तो स्लोप की जगह l बाय n इज इक्वल टू 2h बाय m। तो आप मुझे बताओ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बताइए जरा। तो ये निकल के आ रही ml बाय 2n, ml बाय 2n। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, बोला प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखो स्लोप आपने ये निकाला ना, तो स्लोप की जगह पे अब लिखना पड़ेगा l बाय n, नहीं तो ये डायग्राम का चार डालने के लिए थोड़ा ना दिया है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। और अगर डायग्राम वायग्राम कुछ ना दिया हो तो हम यहीं पे लिख के छोड़ जाते कि h की वैल्यू हो गई स्लोप इनटू m अपॉन 2h, इस तरह 2 हो जाती। ठीक है, नाउ ध्यान रखिए दिया था तो हमें लिखना पड़ा। अब देखो उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट की जगह क्या लिखा है 2w बाय m, ठीक, और ये माइनस का है। तो इंटरसेप्ट क्या है, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना कि नहीं बोलते। तो ये एक्चुअल में ये जो इंटरसेप्ट है वो l हो गया माइनस 2w बाय m, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा ml बाय 2 और ये माइनस का इज इक्वल w। बट अगर मैं इसका मॉड लूंगा वर्क फंक्शन का, क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती ना, तो ये ml बाय 2 आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए ये आपका जो आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उम्मीद करता हूं भाई ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, 2024 में और 25 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आइए जरा इन पे नजर रख लेते हैं और आपको जो है बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। ये लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि आपको जो है बढ़िया तरीके से खुद से ट्राई करना चाहिए, बट मैं आपको इनको करवा रहा हूं सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है और 2 नंबर, कितने में 2 नंबर। देखो ऐसा नहीं है कि ये सेशन 2024-25 में पूछा गया, या तो ये 2024 का है या 2025 का है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं रह पाता, मुझे जहां तक याद है वो 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू दी गई है 400 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हम 4 × 10⁻⁷ मीटर लिख लेते हैं, जिसका वर्क फंक्शन किसी मेटल पे इंसिडेंट करती है, जिसका वर्क फंक्शन 3 × 10⁻19 जूल होता है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको v स्क्वायर मैक्स निकालना है, स्पीड निकालना है ना, निकाल लेंगे। तो भाई आप सोचो कि स्पीड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो अब आप यहां पर देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी, चलो तो वो तो ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी कितनी दी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा, की वेवलेंथ दी थी ना, तो इसी फॉर्म में निकालेंगे। और वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻19 जूल। चलो बहुत बढ़िया। अब हाफ m, तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे 9 × 10⁻31 kg होता है, तो हम लिख लेंगे 9 × 10⁻31 kg। चलो मैं उसको लिख लेता हूं और v स्क्वायर की वैल्यू जो है मैं यहां पर आगे बढ़ाता हूं।
H की जगह 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन में लैम्डा जो दी जा रही है दैट इज 4 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया। H C की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं है, 3 10⁻8 हो जाए, 3 10⁻+ 8 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा यहाँ पर अपनी नजर गड़ाए रखना दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर देखिए, इससे हम काटेंगे तो 4 16 64, तो कितना हो सकता है, तो ये 1.6 कुछ आ जाएगा, है ना, 1.6 के आसपास आ जाएगा। तो 6.64 6.63 होता है वैसे, है ना, डिवाइडेड बाय 4, तो 1.66 आ गया ना। ठीक है, चलिए 10 माइनस इससे कटेगा, ये 10 माइनस का 27 बन जाएगा और -27। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इतना आ रहा है 1.66 10 माइनस का 19। ठीक है, और ये माइनस का 3 10 माइनस का 19। 1.66 का इंटू हमने 3 से नहीं कर पाया, तो वो 3 से और कर देते हैं, ये 3 वाला रह गया ना, इंटू 3, तो ये मेरे पास 4.98 आ गया। तो 4.98 इन 10⁻⁻ का दिस, और ये वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से अभी लिखी है, तो उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 4.98, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, तो v² की वैल्यू अभी देखना, इसको ऐसे छोड़ दो, ये हो जाएगा 2.9, ये बचेगा मेरे पास लगभग 2 बच जाएगा, ये है ना, 1.98 इंटू 1.98 इंटू 10⁻⁻19, और ये जूल में चल रहा है अभी ना। अब v² की वैल्यू निकालनी है, तो v² की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले तो 2 का इंटू यहाँ पे होगा, और 2 का इंटू यहाँ पे होगा, तो ये लगभग 3.96 बन जाएगा, 3.96 10⁻⁻19, और अपॉन में जो चल रहा है दैट इज 9 इंटू 10⁻31, 9.1 10⁻31 होता है ना, तो -31 kg ये चल रहा है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो v² की वैल्यू लगभग हमारे पास इतनी बन जाएगी कि भाई साहब इससे कटेगा -12, ऊपर जाके +12, तो 3.96 डिवाइडेड बाय 9, 3.96 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बच जाएगा 0.44, तो 0.44 इंटू 10⁻+12, तो अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.44 का रूट, तो 0.66 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। भाई साहब बड़ी वैल्यू निकल के आ रही है, कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ी है, खामी। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ये भी 24-25 का क्वेश्चन है। अब लाइन से जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको ये 2024-25 से पूछे गए क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या लिखा गया है, रेडिएशन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 by 1। देखिए जरा, जैसे ये मेरे पास एक मेटल सरफेस हो गई, इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, नाउ इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 by 1 इस पे जो है 2 रेडिएशन डाली जा रही है, मतलब एक फोटोन आया पहले जिसकी एनर्जी थी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे केस में जो फोटोन आया उसकी एनर्जी कितनी थी, और दूसरे केस में जो फोटोन आया उसकी एनर्जी थी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 2 केसेस। तो भाई साहब मैक्सिमम स्पीड का जो रेशियो है वो आपको निकालना है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो निकाली थी ना, वेलोसिटी, बस ऐसे ही इस बार निकालनी है, वैसे ही इस बार निकालनी है। तो भाई साहब देख लेते हैं जरा एक बार, यहाँ पे मैं अगर ऐसे चेक करूं कि के मैक्स, पहले मैं एक काम करता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लेता हूं। तो पहले केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, एच न्यू अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भाई टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी कितनी आई, इस केस में एनर्जी कितनी आई, बोला 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में एनर्जी कितनी आई 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 0.5 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए तो K1 इतना आ गया। इसी प्रकार से K2 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो K1 by K2 कितना आएगा, K1 by K2 आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा तो ये 1/5 बचेगा। तो K1 by K2 जो निकल के आया दैट इज 1/5।
अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है K1 बाई K2 1/5। क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था? नहीं सर, वेलोसिटीज का रेशियो। तो हाफ m v1 स्क्वायर बाय हाफ m v2 स्क्वायर, ये चलेगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1/5 चल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि है तो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये कट जाएगा, दोनों केस में मास सेम होने वाला है। तो v1 बाय v2, तो v1 बाय v2 यहां से स्क्वायर हट के रूट आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो v1 बाय v2 का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया। अब बताओ जरा, कोई टफ क्वेश्चन पूछा गया क्या? नहीं, एक दो बेसिक फॉर्मूले उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आपको इनको बढ़िया से जो है लगा के चले आना है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी 2024-25 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको जरा ध्यान से देखो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 450 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। कह रहा भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी गई आपको, लैम्डा नॉट की वैल्यू कह रहा कितनी है? 450 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? वर्क फंक्शन। तो W आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला वैसे तो होता है h न्यू नॉट, बट अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाता है hc बाय लैम्डा नॉट। बताओ जरा, आप यहां से निकाल लेंगे? हाँ सर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलो सॉल्व करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 6.63 10⁻34, ये तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 8 हो जाएगी। लैम्डा नॉट जो दिया गया दैट इज 4.5 × 10⁻7, ये हो जाएगा। W इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेटर कहाँ चला गया हमारा, कैलकुलेटर की अगर हम बात जो है यूज में ले आते हैं तो ये बस थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे -27, ये तो बचेगा सब कैलकुलेट करने के बाद माइनस का 19। तो 6.63 का इंटू 6.63 का इंटू हम करते हैं 3 से, तो ये इतना आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं 4.5 से, तो इतना 4.42 आ गया। तो 4.42 इंटू 10 टू दी पावर 4.42 इंटू 10 माइनस का 19 जूल आ रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूं तो इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 4.42 10 माइनस का 19 जूल, तो आ गया। अब इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 1.6 10 माइनस 19 से। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा? 1.6, तो ये आ गया 2.76। तो ये 2.7 यहां तक था जूल में, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ तो 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करेंगे। अब यहां पे आगे क्या लिखा गया है? यहां लिखा गया है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि एक्चुअल में टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ओ हो, हाँ जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ये जो आपको वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई थी जहां से हमने वर्क फंक्शन निकाला। अब आपको यहां पर क्या दिया गया है? मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू। अगर इंसिडेंट रेडिएशन 250 नैनोमीटर है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो 250 नैनोमीटर है, तो क्या होने वाला है? तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये है इंसिडेंट वेवलेंथ यानी कि जो वेवलेंथ आ रही है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला, सर ये क्या था? ये वर्क फंक्शन है। ठीक, तो एनर्जी का फॉर्मूला h की वैल्यू अगेन 6.63 10⁻34, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 18.89। ठीक है, 89 10 का 19, ऊपर को सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 2.5 10 का 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सॉरी, हाँ अभी तो जूल में चल रहा है, तो ये मेरे पास इतना आ जाएगा। वैल्यूज पुट करोगे ना, देखो एच और सी का इंटू करने पे 18.89 आ गया। पावर वगैरह, अभी लैम्डा की पावर वो माइनस का कुछ चल रहा था। ठीक है, माइनस का 7, तो कैंसिल, पावर वगैरह कैंसिल करने के बाद इतना आ जाएगा। तो 18.89 इन दोनों का इंटू करने पे 18.89 आता है, डिवाइडेड बाय 2.5। वैल्यू पुट करके देखिए ना, 7.56 डिवाइड बाय 1.6 4.72। तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। पहले निकाल लो जूल में,
पहले जूल में निकाल लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? देखो 2.5 इतना, अब देखिए पहले निकाल लो जूल में, तो 7.56 इंटू 10⁻19 जूल आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो बताओ जरा, के मैक्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है 4.72 माइनस का 2.76, तो के मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4.72 माइनस 2.76, तो आप देखेंगे 1.96, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा था, तुमने निकाल दे, जूल में पूछता तो हम जूल में निकाल देते। बताओ जरा, क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर तो है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन 24-25 में क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये भी 2024 या 25 का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिए। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ध्यान दो जरा, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वी नॉट है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे वेरिएशन जो है बताया गया है, आगे लिखाया गया है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद 4 फ्रीक्वेंसी एबीसीडी शोन इन फिगर फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडियस, सबकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है इन ऑल मेटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। भाई सभी के लिए जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, आने वाली फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी। तो भाई इसकी देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिसकी देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 2024-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा सा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बताओ जरा, रिपीट हो गया? थोड़ा से तो घूमा था, सेमी वर्जन था कि नहीं था? ऐसे होता है, बात समझ में आ रही है? और ऐसे ना जाने, मुझे तो याद भी नहीं होगा, ना जाने कितने एग्जाम्पल जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं आपको तो बताता हूं कि भाई देख लो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बताता हूं कि नहीं बताता है? तो ध्यान रखा करो। देखिए तो आप यहां पर ये समझो कि अब देखो, तो इसका मतलब ये होगा 2014 का सब सेम है, जिसमें पूछ रहा है किसका जो हायर वर्क फंक्शन है, किसका स्टॉक, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बस ये देखो क्या यही पूछता रहता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जो 2024-25 में आया है उसको देखो, मैं अभी सॉल्व करवा देता हूं आपको। ध्यान से देखिए जरा, देखो 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 देखो, देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन डिपेंड कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वर्क फंक्शन ज्यादा। भाई अगर मान के चलो ये मेटल है, इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से आ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? भाई वर्क फंक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने की फीस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसने दौड़ लगा दी। अब दूसरे केस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई और इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने की फीस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दौड़ेगा के मैक्स। किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके लिए ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसका वर्क फंक्शन लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप यहां पर देखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 माइनस 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन कम तो कम एनर्जी में ये बाहर निकल गया, बची हुई एनर्जी से दौड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसका वर्क फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फॉर ए, thus work function is minimum for A and kinetic energy is maximum for A। बताओ जरा, मैंने एक में 2-3 बातें बता दी, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसमें सीधा पूछा था, कोई रीजन वगैरह नहीं मांगा था, रीजन वगैरह मांगते तब भी हम इसको बता देते। ठीक है, अब देखिए जरा, आपको छोटे छोटे से एक नंबर 2-3 नंबर में भाई साहब देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है? राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बोला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताओ, हाउ डिड मिलिकन प्रूव दैट वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा यहाँ पे लिखा है
बस वैसा ही लिख देना। क्या लिखा है? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है, जो मैंने आपको बताई है उसको आप लिख दो। ठीक है, जो मैंने बताई है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बस वो लिख के चले आओ, आपका काम हो जाएगा। क्या लिखना है? ये कुछ मत लिखो, आप तो बस ये लिखो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आगे लिखा है मिलिकन ने इसको कैसे प्रूव किया, तो लिख दो मिलिकन प्रूव्ड द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट यूजिंग वी नॉट वर्सेस वी फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर सोडियम। ठीक है, बस ये एक्सपेरिमेंट की बात है भाई, कभी कभी हो जाता है कि एक आध चीज वो ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो अब आप पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा है, कि क्या बोला कि मिलिकन ने वी नॉट वर्सेस वी का जो ग्राफ बनाया था सोडियम के लिए, वहां से इसकी वैल्यू को हमने वहां से इस इक्वेशन को वैलिडेट किया। आगे लिखा है एक्सप्लेन आइंस्टाइन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे बता देना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए जरा। तो सिंस Kmax मस्ट बी नॉन नेगेटिव देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एच न्यू नॉट इज ग्रेटर देन, मतलब जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, केवल तभी ये पॉसिबल है। तो ये थ्योरी है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2024-25 पूछा गया। अब देखो ये भी 2024-25 का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो जरा, इसमें आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी थी, hc बाय लैम्डा नॉट से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। क्या रहा है कि वर्क फंक्शन जो है दिया गया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई वर्क फंक्शन दिया है तो hc बाय लैम्डा नॉट से c स्पीड ऑफ लाइट है, यहां से हम निकाल नहीं सकते क्या hc बाय w से वैल्यू निकाल सकते। h की वैल्यू 6.63 10⁻34, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 10⁸ अपॉन में वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो जूल में, तो इतना हो जाएगा। तभी तो ऐसा यूनिट में वेवलेंथ आएगी, तभी तो ऐसा यूनिट में वेवलेंथ आएगी, ये जूल में, ये सॉरी मीटर में, वेवलेंथ मीटर में निकलेगी। बताओ जरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो बता दो आंसर कितना होगा। आपका वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। ये वैसे तो निकाल के दे दिया है। चलो दूसरी बात क्या है, एनर्जी। एनर्जी 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 निकालनी है। एनर्जी लेकिन कब, वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी एनर्जी थोड़ी ना निकलती है। एनर्जी किससे निकलती है, कह रहा है इरेडिएटेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो कह रहा है केस 2, अगर वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ जो है 150 नैनोमीटर यानी 1.5 × 7 मीटर है, तो फॉर्मूला लगा दो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो यहां से हमें मिल जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी आप निकाल लीजिए और आंसर कमेंट में लिख दीजिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सी वाला पार्ट, तो के मैक्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जो आप निकाली उसको वर्क फंक्शन में से घटा दो, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बताओ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल और बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसके अंदर। 24-25 में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए जरा, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या दिया गया, देखो जरा, बहुत ही सिंपल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई, यानी न्यू नॉट की वैल्यू आपको दी है। ठीक है, अच्छा, और बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है इतनी। ठीक है, तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है, निकाल देंगे भाई साहब। तो वर्क फंक्शन यानी कि पिछला क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, बस पिछले क्वेश्चन में वेवलेंथ दी गई थी और इस क्वेश्चन में जो है फ्रीक्वेंसी, पिछला क्वेश्चन एज इट इज रिपीट है। अब देखो, पहले तो मैं वर्क फंक्शन निकालने के लिए W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लगाऊंगा, तो h की वैल्यू 6.63 10⁻⁴। ठीक है, और यहां पर कितना लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी की जगह 1, ये कितना आ गया 3 10⁸ नहीं 14 हर्ट्ज दिया गया है। तो 14 हर्ट्ज दिया है तो हमने भाई यहाँ पे 14 लिख दिया। तो W इज इक्वल टू 18.89 इंटू 10⁻⁻20। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1.889, एक डिजिट छोटा कर दिया, तो मतलब लगभग ये 1.9 हो जाएगा। 1.889 को 1.9 लिख लेंगे। ठीक है, तो 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा ये। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.9 डिवाइड करूंगा 1.10⁻⁻19 से, तो ये मेरे पास लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा। तो 1, आपको दिक्कत हो रही तो 1.889 लिख लो, रोना मत। ठीक है, तो 1.889 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बन गया 1.18 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वर्क फंक्शन निकल गया। अब क्या चाहिए, बोला इतनी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन जो है इंसिडेंट हो रही है। तो बी पार्ट की बात करेंगे, तो इतनी फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू लगाओ, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है 6.63 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁻9 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है,
अब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6.63 10 पावर जो है इतना, और ये यहाँ पर 6.63 इंटू 9, तो ये 59.67 59.67 10 टू पावर माइनस का 20, और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 5.96 10 टू द पावर माइनस का 19, और ये जूल में है। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में कितने का डिवाइड कर दूंगा, 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 का डिवाइड करूंगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मिल जाएगी मुझे डिवाइडेड बाय 1.6, तो टोटल एनर्जी मिल गई मुझे 3.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे क्या निकालना था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब सेकंड पार्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी थी वो मैं निकाल सकता हूं, K max माइनस इज इक्वल टू E माइनस W। तो सारा खेल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन का है भाई, तो आपका काम हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी 3.72 माइनस वर्क फंक्शन 1.18, तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 1.18। तो आप यहां पर देखेंगे 2.54, तो आप यहां पर देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना होता तो जूल में भी कर देता। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो न्यू चैनल की लिंक दी है उसको जरूर से सब्सक्राइब करके रखो, वो आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा क्या लिखाया गया है, यहाँ पे लिखा है लैम्डा ई, लैम्डा पी, लैम्डा डी, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है। ये मैटर वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि मैटर वेव से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। मैं अभी करवाता हूं आपको, टेंशन मत लो, पहले यहाँ पे करवा दूं सारा खेल, फिर जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। लैम्डा ई, लैम्डा पी, लैम्डा डी, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है, जो कि जो है सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ में फॉर्मूला होता है H/mv। 24-25 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जरा 24-25 में भाई देखो हर साल 3 सेट आते हैं, इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, अलग अलग रीजन के पेपर होते हैं, तो एक साल में लगभग 6-7 क्वेश्चन तो हमें मिल जाते हैं एक चैप्टर से। ये 2 साल के जो पीवाईक्यूज हैं, और बाकी पीवाईक्यू तो मैं आगे आपको अटैच इसके अंदर कर ही दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो आप यहां पर देखो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, सभी की स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, ठीक है, और h भी सबके लिए सेम है। प्लांक कौन, तो वेवलेंथ जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, तो इसका मतलब जिसका मास सबसे बड़ा, तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का मास सबसे बड़ा होता है, फिर प्रोटॉन का मास है, और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का मास है। तो यहां पर अब वेवलेंथ उल्टी हो जाएगी, सबसे बड़ी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, मतलब लैम्डा डी सबसे छोटा, लैम्डा पी उससे छोटा, और लैम्डा ई सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट रिलेशन जो हो जाएगा दैट इज बी, ठीक है। बताओ जरा सिंपल क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अब देखो ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि, और अब देखो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं। ऑल फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन इट। भाई देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रेडिएशन अगर यहाँ पे आती है, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन तो जल्दी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी यहाँ पे कोलिजन में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हो गई, तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, देयर विल बी स्प्रेड इन एनर्जी, देयर विल बी वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कुछ तो सरफेस से जस्ट नीचे से आते हैं और कुछ बहुत नीचे से आना होता है, ठीक है। तो वो रीजन जो है यहाँ पर जो है लिखा गया है। सैचुरेशन करंट इन केस ए इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंटेंसिटी। कह रहा भाई अलग अलग इंटेंसिटी केस में सैचुरेशन करंट अलग अलग क्यों होता है? सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट समझ लो, ठीक है। तो भाई इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितने, रेडिएशन की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में आ गए, 1000 फोटोन एक सेकंड में किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे। इंटेंसिटी ज्यादा है, 2000 फोटोन एक सेकंड में स्ट्राइक करेंगे, 3000 फोटोन एक सेकंड में स्ट्राइक करेंगे, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जितने फोटोन एक सेकंड में आएंगे उतना ही ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। तो आप जो है यहाँ पर सारी बातें थ्योरी के फॉर्म में लिखी गई, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिल जाए तो मेरे तरीके से पढ़ लेना, लिख देना जैसे मैंने लिखा है। इसी प्रकार से लिखा है, वन गोज ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ,
कह रहा है वेवलेंथ को आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, याद रखो वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, कीप इट्स इंटेंसिटी कांस्टेंट, एमिशन ऑफ, ठीक है। तो बताओ जरा, तो याद रखो, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आप जो है वेवलेंथ को घटाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, फ्रीक्वेंसी अपने आप घटती चली जाएगी, उसके हिसाब से जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको जो है बताते चले जाना है, ठीक है। स्टॉप एट सर्टेन वेवलेंथ फॉर दिस मेटल, क्या पूछा गया है, अधूरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, फुल स्टॉप तो लगाया है, पढ़ लेता हूं। इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ाते चले गए तो फ्रीक्वेंसी अपने आप घटेगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट सर्टेन वेवलेंथ, कह रहा है भाई किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, आंसर करो। तो इसलिए रुक जाता है कि अगर आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, और फ्रीक्वेंसी घटते घटते अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होगा। बस ये बात जो है आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, और यहां पर पावर दी गई है। कह रहा है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बाहर निकलेंगे, आपको ये बताना कितने फोटोन्स, तो इसका फॉर्मूला लगाओ n इज इक्वल टू पी बाई ई, पावर दी गई है और एनर्जी, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर देखो, पावर आपको दी गई मिली वोट में, कन्वर्ट कर लेना, ये फ्रीक्वेंसी दी गई, यहां से एनर्जी निकल जाएगी, और आंसर बताना मुझे कितना आएगा, 10⁻16 मस्ट बी इट्स आंसर, ठीक है, मिला लेना। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर ग्राफ वगैरह बनाने को दे रहा है, तो अब तो ये सेम चीज है ना, अब आप बताओ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, इसको चेक कर लेते हैं कौन सा ग्राफ इसने बोला है। तो हमसे कह रहा है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ बनवाया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये इस तरह ग्राफ मैंने आपको बनवाया है, इसको जो है जरूर -w/e हमने यहाँ पर बनाया था कि बनाया था, ये आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ इस तरीके से, इंटरसेप्ट वगैरह क्या बता रहा है, सारी इंफॉर्मेशन बता दो। कैलकुलेट मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ √80 वोल्ट। देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे फॉर्मूले वगैरह की जरूरत पड़ जाए कि काइनेटिक एनर्जी 80 वोल्ट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो ऐसे केस में आपको मोमेंटम निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है या h/p होता है, ठीक है। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h/p, अब मोमेंटम निकालना है, तो पहले मोमेंटम तो निकाल सकते हैं, वेवलेंथ नहीं दी उन्होंने, सर वेवलेंथ तो नहीं दी, तो क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है। अब काइनेटिक एनर्जी दी है, मोमेंटम निकाल, ठीक है, मोमेंटम निकालना, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m के, यहां से मोमेंटम निकाला जा सकता है, डी, अब देखो मोमेंटम निकाल लिया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, भाई मोमेंटम है निकाल ही लिया, h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी को मैं जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, बस हो गया, ये तो पूछा था, पहले मोमेंटम निकाल लो इस फॉर्मूले से, फिर मोमेंटम जो निकल जाए फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p से निकाल लो। कब पूछा गया, 2024 या फिर 25 में, है सिंपल के नहीं है, हाँ सर सिंपल तो है। अब देखो जरा क्या लिखा गया है, ये भी 2024-25 का क्वेश्चन है, बताओ कुछ क्लैरिटी आपको यहां से लग रही है कि हाँ सर अब मैं इन चीजों को कर सकता हूं। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, किसी मेटल का कितना है, मटेरियल का 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी इतना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है और वर्क फंक्शन इतना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, निकाल लेंगे भाई। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E × V0, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और V0 की वैल्यू 2.5, तो काइनेटिक एनर्जी, तो अभी ये जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में होगी, और अगर मैं इतने का डिवाइड कर दूं 1.10⁻19 का, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। देखो बस मैंने इसको रखा जूल में आ गया, इतने डिवाइड करा तो 2.5 आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ऐसे निकाल के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, आपको यानी 3 फीचर लिखने हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बस देखो सिंपल सी बात, पहली चीज मैं आपको बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर शुड बी टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज नो टाइम लैग, बट देयर इज नो सच टाइम लैग। तीसरी बात हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट इन रियलिटी इट डिपेंड्स।
ठीक है, तो इस तरीके 2-3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है क्या बताया गया है, यहां पर ये बताया गया है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले उसको पढ़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट में मिलिकन फाउंड द स्लोप, ग्राफ का स्लोप यहां पर पाया गया है, स्लोप की वैल्यू लिखी गई है 4.12 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। वीएड पता नहीं क्या दिया हुआ है, यहां तक छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, शायद मिस प्रिंट वगैरह कुछ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको समझना है कि भाई ग्राफ किस किस के लिए दिया गया था ये, तो स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ हमने बनाया है उसका जो स्लोप है, स्लोप क्या देता है h/e, तो बस आपको यहां पे स्लोप तो दिया ही गया है, तो m इज इक्वल टू h/e से आप यहां पर निकाल लो, h की वैल्यू m इंटू e हो जाएगी, h की वैल्यू स्लोप आपको दिया है 4.12 10⁻⁻15, e की वैल्यू दी गई है 1.6 10⁻⁻19, तो यहां पर आप इसको सॉल्व करके 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ पर जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और एक वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। अब सुनो, मतलब जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो है इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, कोई क्लिप ऐड कर दूंगा, सो दैट आपको जो है वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो नया वाला पार्ट था वो मैंने आपको बिल्कुल हाथों हाथ खुद से जो है समझाया। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब देखो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपको याद रखना है कि भाई ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। लैम्डा इज इक्वल टू एच, एम बी को हम पी लिख लेते हैं, पी को हम √2m के लिखते हैं, के को हम ई भी लिखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ना दिया हो तो हम इसको क्यू भी लिखते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, मोमेंटम के सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले वेवलेंथ का क्या है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब मोमेंटम जो होता है उसको हम लिखते हैं mv, तो ये भी फॉर्मूला हो जाता है। मोमेंटम को हम लिखते हैं, कभी भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया हो तो √2m के लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी को आपको पता ही है कि हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को √2m e इंटू वी लिखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2, अब जरूर थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो सकता है, तो m q भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछी जाए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फॉर्मूला, कभी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछा जाए, क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो, तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम लगा के चले आना, आपका आंसर हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम यहां पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बनते हैं वो समझिए। अगर मैं लैम्डा और पी के रिलेशनशिप की बात करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं इस वाले क्वेश्चन, इस वाले जो है उसके अकॉर्डिंग कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 एम क्यू भी लगा दीजिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो लैम्डा और √v का रिलेशन तो कैसा है, लैम्डा और √v का रिलेशन इनवर्स है, तो हमने ऐसे लगा दिया। बट लैम्डा और √v को अगर देखूं तो इनवर्स है, बट अगर सेम ग्राफ में मैं ऐसे देखूं लैम्डा और √v को देखूं तो इनवर्स है, बट लैम्डा और 1/√v को देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। याद रखिए, 1/√v को देखा जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है। ठीक है, अब कभी आपसे क्वेश्चन में यह कहा जाएगा कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा और 1/√v, लैम्डा और 1/√v ग्राफ बनाना। ठीक है, तो जैसे मैं लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, देखिए जरा 1/√v, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, देखना लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h अपॉन √2 m क्यू भी होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, h अपॉन √2 m क्यू, और ये 1/v हो जाएगा। अब ध्यान से देखने पर आप मुझे यहां पर बताइए कि ये जो है ये क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 m क्यू, भाई ये तो स्लोप है ना, है, तो आप यहां पर देखो स्ट्रेट लाइन हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यहां पे समझो कि अगर कभी भी मैं पूछूं कि स्लोप ज्यादा है तो बोलना वेवलेंथ ज्यादा है। अगर आपसे पूछे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू mx, ये मास वाला नहीं है m, ये स्लोप वाला है, तो यहां पर स्लोप m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा,
h अपॉन रूट टू एम क्यू। ध्यान रखिए पूछा जाता है। अब आप मुझे बताओ, कभी किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जैसे आपसे कह दिया गया कि दो ग्राफ बनाए हैं, दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इन पे बेस्ड अभी देखो क्वेश्चन करने को मिलेंगे। कभी आपसे कह दिया जाए कि दो ग्राफ बनाए गए हैं, ये ए है और ये बी है, दो पार्टिकल के लिए हैं, तो आप मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल हैवियर है, कौन सा पार्टिकल भारी है, कौन सा पार्टिकल हल्का है। तो हमें पता है कि लैम्डा भाई इस ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है h अपॉन रूट टू एम क्यू को कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई साहब स्लोप किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के, तो अगर मास ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, तो जिसका स्लोप कम है उसका मास ज्यादा है, तो ये ए का स्लोप, ये बी का स्लोप। तो आप देखना ए का स्लोप कम है और बी का स्लोप ज्यादा है, तो आप देखो ना यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है ना, तो ए का मास ज्यादा और बी का मास कम। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई ए भारी है और बी हल्का है। ऐसे क्वेश्चन यहां से जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई तो काम हो जाएगा आपका, तो काम हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि भाई बताओ जरा किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन सी लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट उसके लिए होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ और क्वेश्चन में यहां पर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, इनको जरा ध्यान से पढ़ लेना। आपके बारे में तो पता होगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास है ये प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना होता है, डबल होता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताना है, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी v वाला फॉर्मूला लगाना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आप देखना लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट टू एम क्यू वी होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, v दोनों के लिए सेम है, उसने बोला है q दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, m और q के। ठीक है, तो देखिए जरा, क्यों प्लांक कांस्टेंट तो सबके लिए सेम, 2 सबके लिए सेम, रूट भी उसने बोला ही है सबके लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं यहाँ पे रेशियो निकालूंगा ना अल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू प्रोटॉन के लिए तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन, लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी कितना बन जाएगा, बताओ जरा, ये 4 टाइम्स ये सब कट जाएगा और 1/√8 बन जाएगा। 1/√8 का मतलब 1/2√2। ये रेशियो निकल के आ गया अल्फा का और प्रोटॉन का। बताओ क्या लिखा है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की एंड प्रोटॉन की जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 4/1 के रेशियो में, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखना ऐसा फॉर्मूला लगाओ में काइनेटिक एनर्जी आ रही हो, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की, तो पहले प्रोटॉन की फिर अल्फा पार्टिकल की। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट टू एम के। इस बार तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया है ना, काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2, तो चलो कॉमन हट ही जाएगा एम के। पहले लिखा है प्रोटॉन, बाद में लिखा है अल्फा पार्टिकल, तो पहले ऊपर प्रोटॉन बाद में अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, सॉरी प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ कट्टू कट्टू हो जाएगा ना,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा के अल्फा अपॉन के पी, भाई 4 रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा ना। के अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, देखना यहाँ पे रेशो क्या दिया है, कह रहा प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल का रेशियो 4/1 है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो कितना है 4/1। देख तो अल्फा और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1/4। बहुत बढ़िया, अति मन भावन दृश्य देखने 2/2 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया तो 1/1 दिया होगा। 1:1, 1:1, दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कांड भी सर। अच्छा इसका आंसर बताना जरा। अच्छा उससे हाँ पहले, इससे पहले इसका बताओ। ब्रोगली डी ब्रोगली की ये बताओ जरा। कह रहा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े पार्टिकल के लिए नोटिस ही नहीं होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी केप्ट कांस्टेंट, ये बात भी सही। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना। इसमें ये तो बोला है माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे पार्टिकल के लिए जो है ये हम इसको नोटिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल छोटा होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी। बिल्कुल सही बात इसने बोली है, तो असर्शन रीजन भी कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, इसको बताना जरा, इसको इसके बाद ब्रेक दूंगा, इसके बाद ब्रेक, इसके बाद ब्रेक दूंगा। अरे पीडीएफ में से नोट कर लेना ना यार। AAR डिवाइड किया है बस, और कुछ नहीं किया, वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद देखना रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दोनों का चार्ज सेम है। एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस 25-36, क्या निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। तो मैं पहले का और दूसरे का, भाई लैम्डा इज इक्वल टू होता है ना H/√2m, अब √2m/QV, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ई भी लगा देता हूं। चलो आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ कि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन के लिए H की वैल्यू सेम है, प्लांक कांस्टेंट, 2 भी सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो लैम्डा भाई साहब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठ रहा है, बोला √V के। तो लैम्डा पहले वाले का अपॉन लैम्डा दूसरे वाले का। अब पहले वाले का पोटेंशियल इनटू दूसरे वाले का पोटेंशियल ऊपर पहुंच गया। V2 की वैल्यू क्या है, 6:5 इज द करेक्ट आंसर। यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ना, बड़ा फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें, चलो वो अपन बाद में डिफाइन करते हैं, रुको जरा, यहां से पढ़ना। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ, इसको पढ़ो यहां से पढ़ो उसको, 1 मिनट के लिए इसको गायब कर दो, ये लो। ठीक है, अब यहां से पढ़ो, न्यूमेरिकल यहां शुरू है। अब पढ़ना जरा, इसको खुद से ट्राई करो जरा, करो क्या लिखा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ when light of 2f is incident,
2f देखो क्या कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, f। फॉर्मूला होगा k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा, समझना। तो यहां पे क्या है, k इज इक्वल टू एच, बोला जब इंसिडेंट रेडिएशन, जब आने वाली फ्रीक्वेंसी 2f है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, f। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज ν1, तो ऐसे केस में v1, ऐसे केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर। आगे लिखा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f, कह रहा है जब फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी जाए, बोला 5f कर दी जाए, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, बोला hf, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाती है v2। निकालना क्या है, v1 v2 का रेशियो, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं, उसको सुन लो, पूरी ब्रीफिंग। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज f, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f है। आगे लिखा गया है कि व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज 2f, कह रहा है जब इंसिडेंट रेडिएशन 2f है तो वेलोसिटी v1 हो गई। आगे लिखा है जब फ्रीक्वेंसी 5f कर दें तो वेलोसिटी v2 हो जाती है, v1 v2 का रेशियो निकालो, बस बहुत सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला k इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना। अब लगाएंगे केस 1, तो कह रहा है वेलोसिटी v1 है तो काइनेटिक एनर्जी को v1 के फॉर्म में तोड़ लिया, हाफ एम v1 स्क्वायर, h फ्रीक्वेंसी हो गई 2f माइनस एच एफ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। केस 2, हाफ एम v2 स्क्वायर, दूसरे केस में h, अब ये कितना हो जाएगा 5f, 5f मतलब 5 गुना, जब इसको 5f कर दिया जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लेंगे सर, डिवाइड मार दो, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2f माइनस f बचेगा, भाई ये वाला h कॉमन ले लो, ये वाला h कॉमन ले लो, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 5f माइनस f, तो ये बन गया v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू f बाय 4f, तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। जैसी कंडीशन दी थी वैसा लिख दिया है, जैसी कंडीशन दी थी वैसा लिख दिया है। चलिए नाउ अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया इसको देखते हैं जरा, बहुत बेसिक है, आराम से देखो जरा, इसका आंसर बताना मुझे। कितने क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन बचे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आर देयर, 4 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, एक आध होमवर्क के लिए दे दूंगा, 3-4 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं है। अब तो बड़े बड़े क्वेश्चन रह ही नहीं गए, अब तो छोटे छोटे से हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, कैलकुलेशन वाले टाइम खर्च कर लेते हैं, अब तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है देखना जरा, कह रहा है कि ये पूरे अपन ने ग्राफ देखा, विच लाइट बीम हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाई, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, तो बोला जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो देखना स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका हाईएस्ट है ना, ये देखो नेगेटिव साइड में दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइड है, तो ये वाली लाइन जरा चेक करना कौन सी है, ये वाली लाइन तो बी पे जा रही है, तो बोला बी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वाई क्योंकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, विच लाइट बीम हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वाई, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। सी एक बार फिर से, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि लीस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो लीस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका है, इसका, और ये वाली लाइन सी पे गई है, ठीक है। विच लाइट बीम इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम मोमेंटम एंड वाई,
कौन सी लाइट बीम मैक्सिमम मोमेंटम से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब बी। दो 2023 में पूछा गया, कितना कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है देवनाथ भाई, आधा घंटा तो ब्रेक हो जाता है अपना, है ना, 3-3.5 घंटे तो देने पड़ेंगे यार। ये हमने कर ही लिया, इस पे डन कर देना। अब तो ये ऐसे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया है। बी वाला रिपीट कर दो। बी में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी थी आक्षी बी में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहा गया था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा गया था। तो वेवलेंथ आक्षी फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बोला वो ये है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ही है। हाँ सही बात है आयुषी। एक दो क्वेश्चन और बस। सीबीएसई में 2020 पूछा गया क्वेश्चन है ये। सीबीएसई में 2020 पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या कह रहा है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 एंड न्यू बाय 3 रिस्पेक्टिवली, ये इनकी क्या है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये कह रहा है कि एक मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 है, और दूसरा मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 3 है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना होगा, लेट्स से दिस इज K1, दिस इज काइनेटिक एनर्जी K2। अच्छा, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा होगा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू लिख लेना यहां पे। नाउ तो हम क्या करेंगे, K1 के केस में h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की जगह h न्यू बाय 2 लगा देंगे, तो K1 बन जाएगा h न्यू बाय 2। K2 के केस में h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की जगह यहां न्यू बाय 3 आ जाएगा, K2 बन जाएगा 2h न्यू बाय 3। रेशो चाहिए K1 बाय K2 h न्यू बाय 2 इंटू 3 by 2 h न्यू, 3 by 4 is the correct answer. 3 by 2 is the correct answer. होप गाइज आप इन क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, और जो है आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। किसी तरह की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो एक बार मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभिषेक सर 001 पे जरूर से जो है मुझे मैसेज करिएगा। मैं अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा एग्जाम टाइम पर, ठीक है, तो मुझे वहां पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, गुड लक।